नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज जब मैं काफ़ी स्टेटमेंट्स को या कुछ पुराने व्यूज़ को या कुछ पुराने तथ्यों को खंगाल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मिशन आज हो रहा है अर्थात 2023 में, ये मिशन करीब 15 से 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। अब आप कहेंगे कैसे? तो इसके लिए हमें कुछ तथ्यों पर ध्यान देना होगा, कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा, तब हमारी समझ में आ जाएगा। दरअसल हुआ ये कि इसरो की स्थापना के साथ ही सैटेलाइट प्रक्षेपण की जब प्रक्रिया की ओर हम लोग ध्यान देना शुरू किए, तो उस समय छोटे छोटे लॉन्च व्हीकल्स हम लोग बनाया करते थे, जिसमें SSL भी हुआ करता था या ASL भी हुआ करता था। सबसे पहला जो लॉन्च व्हीकल हम लोगों ने ठीक ठाक बनाया, जिससे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं, ये 90 के दशक में लगभग बनकर के तैयार हुआ और उस समय तक हम लोग PSLV का यूज बहुत धड़ल्ले से कर रहे थे। PSLV की खासियत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक रॉकेट को नहीं भेज पाता है और हमारा सैटेलाइट बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा। इसमें लिक्विड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे जैसे समय बदला और हमें अधिक ऊंचाई की जब बात आने लगी, जैसे चंद्रमा जैसे ग्रहों पर जब हम उपग्रहों पर मतलब काफ़ी दूरी पर जब हम सैटेलाइट्स को भेजना चाहते थे अपने, तो उसके लिए हमें GSLV की ज़रूरत थी, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अर्थात हमें सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेजना है। इसके लिए जरूरी था क्रायोजेनिक इंजन की बात। सबसे पहले 70 के दशक में क्रायोजेनिक इंजन के विकास में VR गोनादकर लगे थे और इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन के विकास के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वो असफल हो गए। जब असफल हो गए तो 1974 अर्थात उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और रोक दिया गया, इस पूरे प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। कहा कुछ नहीं, ऐसा करो, बंद करो, ये सब क्रायोजेनिक इंजन का विकास नहीं होगा। अब हम लोग लिक्विड प्रोपल्सन इंजन का डेवलपमेंट करेंगे और इससे हम लोगों ने PSLV को बना लिया और PSLV से हम लोग लॉन्च करना शुरू कर दिए। लेकिन अभी भी हमें बहुत ऊंचाई पर सैटेलाइट को ले जाने में सफल हम लोग नहीं हुए थे, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाने के लिए, जैसा कि हमने बताया, कि हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, GSLV की ज़रूरत पड़ेगी और GSLV में क्रायोजेनिक इंजन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास नहीं था। अब जब 1974 में भारत सरकार ने इस पर रोक लगा दिया, तो ये काम लगभग, ये आप मान के चलिए कि 17 से 18 साल डिले हो गया। अब 1991 में रूस क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था। अमेरिका ने MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एक्ट के तहत इस पर रोक लगा दिया उठा करके। अब जब रोक लगा दिया तो रूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, इंडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा यह गया कि आप इसको जो है, इसको लॉन्च नहीं, इस टेक्नोलॉजी को इंडिया को हस्तांतरित नहीं करोगे, रूस से कहा। उस समय रूस का विघटन हो चुका था, बोरिस येल्त्सिन का शासन था वहाँ पर, ये इतने प्रभावी नेता थे नहीं, समझ रहे हैं। तो रूस ने रोक दिया हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। लेकिन इस समय इसरो ने जो है, इसरो में 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था नाम्बी नारायण, समझ रहे हैं, और दूसरे साइंटिस्ट थे D शशि कुमार।
इन दोनों साइंटिस्टों में बेसिक, इसमें मूल में तो नाम्बी नारायण थे। तो नाम्बी नारायण ने 90 के दशक में ये वीणा अपने हाथ में लिया और उनके चूंकि मित्रगण थे, उन्होंने पीएसएलवी में काफ़ी काम भी किया था नाम्बी नारायण ने। तो अपने मित्रों की सहायता से, जो उनके सहयोगी गण थे रूस में, उनकी सहायता से इन्होंने क्रायोजेनिक इंजन के विकास का जिम्मा अपने ऊपर लिया। अब आप समझ सकते हैं कि 89 से लेकर के 1989, अर्थात बीपी सिंह की सरकार जब थी, तब से लेकर के 1998 अर्थात आई के गुजराल के समय तक विदेशी इन्फ्लुएंस इस देश में इतना ज़्यादा था कि हर काम में विदेशियों का हस्तक्षेप होता था। और विदेशी जो संस्थाएं थीं, ये सब अपना कान खोल करके, जैसे ये CIA वगैरह लगी हुई थी इंडिया के हर प्रोग्राम को, हर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने पर, कि कोई डेवलपमेंट न होने पाए। बस उसी के तहत PV नरसिम्हा राव का समय था और विदेशी CIA का प्रभाव था। नाम्बी नारायण ने मेहनत काफ़ी किया और नाम्बी नारायण ने पर्सनल जेट इंजन, प्राइवेट जेट इंजन किराए पर लिया। रूस से गुप्त समझौते के तहत 7 क्रायोजेनिक इंजन भारत मंगाया उन अपने पर्सनल जेट्स की हेल्प से, और फिर रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से स्वयं विकसित करने में लग गए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में। जैसे ही इसकी भनक अमेरिका को लगी कि इंडिया क्रायोजेनिक इंजन को विकास कर रहा है, तुरंत जो है नाम्बी नारायण को फंसा करके जेल में डाल दिया गया। केरल की सरकार थी, उसने नाम्बी नारायण को इतना बुरी तरह से फंसा लिया कि बेचारे एक जीनियस, मेधावी साइंटिस्ट होकर के भी इनको जेल में डाला गया, 3rd डिग्री टार्चर दिया गया। इनके ऊपर आरोप ये लगा कि ये इसरो के दस्तावेजों को ISI को बेच रहे हैं। टोटल फर्जी आरोप। एक मालदीवियन वुमेन थी, उसी के थ्रू जो है एक कर दिया गया था, समझ रहे हैं। और इसका नाम था मरियम रशीदी, हाँ, रशीदी या रशीदा ऐसे नाम था। मालदीवियन नागरिक थी। हालांकि ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थी मरियम रशीदी, ये बिजनेस पर्पस से आती जाती थी इंडिया, लेकिन अब वो ऐसा जाल बुन दिया गया, उससे कोई वही नहीं हुआ, फायदा ही नहीं हुआ और नाम्बी नारायण को जेल में डाल दिया गया। D शशि कुमार जो कि इनके सहयोगी थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। अब ये प्रोजेक्ट फिर अधेर में लटक गया। बाद में नाम्बी नारायण फ्री हुए, इंट्रोगेशन में कुछ नहीं मिला, 3rd डिग्री टार्चर उनको झेलना पड़ा, बहुत परेशान हुए वो मेंटली, समझ रहे हैं। एक फिल्म भी आई हुई है इन पर, आप लोगों ने देखा भी होगा, हो सकता है नहीं देखा होगा, देखिएगा। और नाम्बी नारायण के जेल में जाने की वजह से ये प्रोग्राम पूरी तरह से डिले हो गया। फिर जाकर के अब जाकर के ये प्रोग्राम डेवलप हुआ 2002-2003 में मनमोहन सिंह की सरकार में, तब इस प्रोजेक्ट पर थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ, नहीं तो उसके पहले तक इस पर कोई काम ही नहीं हुआ था। इस तरह से अगर आप देखोगे तो अगर नाम्बी नारायण जेल न गए होते या 1974 में इस प्रोजेक्ट को उस समय न रोका गया होता, तो देश क्रायोजेनिक इंजन का विकास बहुत पहले कर लिया होता। और देश अगर क्रायोजेनिक इंजन पहले बन गया होता तो इंडिया अब तक कब का चांद पर पहुंच चुका होता। मात्र डिले जो चांद पर पहुंचने का हुआ, ये हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन का न होना था, समझ रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि वास्तव में ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, ये 17 ईयर कम से कम डिले हुआ है अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपके समझ में आ रही हो बात, या ऐसा लग रहा हो कि मैंने सटीक जानकारी दिया है कोई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।